जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरते हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक अमिट और अमर दास्तान है। 21 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की धोखाधड़ी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शौर्य और पराक्रम की एक नई मिसाल कायम की थी। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में हमारे 527 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी थी और तकरीबन 1350 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच इसके पहले भी 3 युद्ध लड़े जा चुके थे। 1947-48 का कबायली युद्ध हो, या फिर 1965 का युद्ध हो, या फिर 1971 का, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन ये युद्ध कई मायनों में पिछले युद्धों से अलग था। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के साथ पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने भी भाग लिया था और काफ़ी समय तक भारतीय सेना को यह पता ही नहीं था कि दुश्मनों की वास्तविक संख्या कितनी है, वह किस तरह के हथियारों से लैस हैं और किन किन पहाड़ियों में उनका कब्जा हो चुका है। क्योंकि 1999 के पहले ऐसा एक माना जाता था कि जाड़ों के समय, सर्दियों के सीजन में भारतीय और पाकिस्तानी सेना जो इनके हाई एल्टीट्यूड बेस थे, उनसे लोअर बेसेस की तरफ लौट आती थी, क्योंकि उन पहाड़ियों पे इतनी बर्फ़बारी होती थी, इतनी बर्फ़ जमी रहती थी कि वहाँ पे टिके रहना काफ़ी मुश्किल होता था। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने जाड़े के दिनों में, जबकि भारतीय सेना ने अपनी अग्रिम चौकियों को खाली करके अपने बेस कैंप में वो लौट आई थी, और इसका एक भारत और पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल समझौता भी था, एक अंडरस्टैंडिंग भी थी कि दोनों ही सेनाएं नवंबर-दिसंबर के आसपास अपने बेस कैंप में आ जाएंगी और फिर गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पिघलने के बाद वापस उन पहाड़ियों पर जाकर अपनी पोजीशन संभालेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय सेना को और भारत सरकार को पीठ में छुरा भोंका और वह उन चोटियों पे जाके काबिज हो गया जिसको भारतीय सैनिकों ने या भारतीय सेना ने छोड़ के अपने बेस कैंप पे लौट आई थी। पाकिस्तानी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही थी और इस बात का प्रचार भी कर रही थी कि कारगिल में जो घुसपैठ हुई है वो उसमें पाकिस्तानी सरकार या सेना का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के उन मुजाहिदों द्वारा की गई घुसपैठ है जो कि भारत सरकार के अत्याचारों से पीड़ित हैं, परेशान हैं और वो एक आज़ाद कश्मीर चाहते हैं। जबकि स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी, क्योंकि कारगिल युद्ध पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में लड़ा गया। उस समय के तत्कालिक पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ जो थे, ये पूरी तरह से उनका षड्यंत्र था और ऐसा माना जाता है कि उस समय तत्कालीन जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया था और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पहले तो जेल भेज दिया गया, बाद में उनको निर्वासित होके दुबई की शरण लेनी पड़ी थी। कारगिल युद्ध का समय यूँ तो मई 1999 से शुरू होता है, लेकिन चूंकि इसकी तैयारियां पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार फरवरी माह से ही कर रही थी और यह वह दौर था कि जबकि भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे बस यात्रा पर और उन्होंने एक लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। इस घोषणा पत्र में ये चीज़ लिखी गई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर शांतिपूर्वक आपसी सहमति से कश्मीर मुद्दे और सीमा विवाद का हल करेंगे और किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव से बचेंगे। तो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री
उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कवायद में लगे थे और पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार का रुख अपनाया कि जैसे कि वह अब पुरानी बातों को भूलकर भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहा है और एक नए सिरे में संबंधों की परिभाषा गढ़ना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मंशा कुछ और ही थी। उसने ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पीठ में भी छुरा भोंका। यूँ तो कारगिल में घुसपैठ की शुरुआत, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कारगिल में घुसपैठ की शुरुआत तो जनवरी फरवरी 1999 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन भारतीय सेना को इसकी भनक मई 1999 में जाके मिली, जबकि भारतीय सैनिक बर्फ पिघलने के बाद अपने पूर्व के चौकियों की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उनको भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और शुरुआत में तो काफ़ी भारतीय सैनिक हताहत हुए और उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां चल किधर से रही हैं, दुश्मन की एक्चुअल पोजीशन क्या है और किन किन चौकियों पे दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। शुरुआत में भारतीय सेना इस बात को लेकर भी कंफ्यूज थी कि शायद कुछ आतंकवादी घुस आए हैं कारगिल क्षेत्र में और उन्होंने कुछ चोटियों पे कब्जा कर लिया है, तो इसलिए भारतीय सेना उस हिसाब से ऑपरेशन कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इस पूरे षड्यंत्र की परत दर परत खुलती चली गई तो पता चला यह सिर्फ आतंकवादियों द्वारा किया गया कृत्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना का खुला समर्थन था और उन्होंने उन चोटियों पर भारी हथियार तैनात किए हुए थे और खुद उनके सैनिक, पाकिस्तानी सेना के सैनिक वहाँ पे कब्जा जमा के भारतीय सैनिकों के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे। पाकिस्तान का मकसद था कि कारगिल में उन चोटियों पे कब्जा करके लद्दाख को शेष उत्तर भारत से काट देना, जिसके बाद कि लद्दाख पे एक तो पाकिस्तानी सेना की पकड़ मजबूत होती, दूसरा सियाचिन मामले में भी वह इस कार्य से भारत पे दबाव बनाना चाह रहा था, क्योंकि सियाचिन में भारत रणनीतिक बढ़त पर है। तो पाकिस्तान की ये मंशा थी कि सियाचिन पे भी फिर धीरे धीरे चल के वो कब्जा कर ले और भारतीय सैनिकों को वहाँ से हटा दे। और इन सारे चीज़ों को करने के पश्चात वह चाह रहा था कि कश्मीर पे फिर वो बैठ के निगोशिएट कर सके कि अब अगर हम आपके क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को वापस करते हैं तो बदले में कश्मीर आप हमें दे दें। भारत सरकार को जब पाकिस्तानी घुसपैठ और उसकी गंभीरता का पूरा ज्ञान हुआ तो त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की नींव डाली और तकरीबन 2 लाख भारतीय सैनिकों को अग्रिम मोर्चों की तरफ रवाना कर दिया। साथ ही अन्य साजो सामान और हथियारों की खेप सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजनी शुरू की। सेना के सभी अंगों के आपसी समन्वय और एक अच्छी रणनीति के कारण 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय कंप्लीट हुआ और भारत पुनः अपने उन सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम हुआ जो कि कुछ महीनों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के हाथ में जा चुके थे। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल इस दिन विजय दिवस मनाते हैं और आज तकरीबन 21 साल बाद सन 2020 में हम पुनः आज 26 जुलाई और इस विजय दिवस को मना रहे हैं। कारगिल युद्ध में बफोर्स तोपों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और तकरीबन 2.5 लाख गोले कारगिल युद्ध के दौरान बफोर्स तोपों द्वारा उन पहाड़ियों पर दागे गए जहां पे पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर बना लिए थे। अगर इसको रोज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा गोले दागे गए पाकिस्तानी सेना और उनके बंकरों के ऊपर। एक तरफ भारतीय सेना कारगिल में ऑपरेशन विजय को अंजाम दे रही थी, दूसरी तरफ विदेश नीति के मोर्चे पर भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया और तकरीबन सारे बड़े राष्ट्रों से भारत सरकार ने समर्थन हासिल किया और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब किया। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बुलाकर चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने बिना शर्त अपने सैनिकों की वापसी कारगिल से नहीं की तो फिर अमेरिका भी खुल के भारत का समर्थन करेगा और पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत सरकार के
रणनीतिक और कूटनीतिक कदमों से सहमत चीन भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आ सका और इसी के परिणति स्वरूप 26 जुलाई 1999 को हमें विजय प्राप्त हुई। दहशतगर्दों के लिए दहशत का दूसरा नाम भारतीय सेना अब और भी ज़्यादा मारक और ताकतवर हो चुकी है और कारगिल युद्ध से सीख लेते हुए हम देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में डोकलाम विवाद, जो कि भारत और चीन के बीच काफ़ी समय तक संघर्ष का केंद्र बना रहा, उसमें भारतीय सेना ने मजबूती से स्टैंड लिया और चीन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। यह कारगिल युद्ध के सीख का ही परिणाम था कि चीन आज बैकफुट पर है और भारतीय सेना से आज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं अपितु चीन भी खौफ खाता है। कारगिल के बाद भारतीय सैन्य शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है, चाहे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हो, राफेल फाइटर जेट हो या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सब कुछ नाम मात्र है जिनके नामों से दुश्मन देशों के और दुश्मन सैनिकों के मन में दहशत फैल जाती है। भारतीय सेना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफ़ी जोर दिया है और अब भारत के पास खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी आ चुका है। परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भारत सरकार में जलावतरण हो चुकी, भारत सरकार उसका जलावतरण कर चुकी है और यह पनडुब्बी भी अब अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के लिए तैयार है। इसके अलावा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर ब्रह्मोस मिसाइल की, भारत तीनों सेनाओं को और अधिक सुसज्जित करने पे लगा हुआ है। कारगिल युद्ध जिस प्रकार का युद्ध था, अब ऐसा युद्ध होना लगभग असंभव हो चुका है क्योंकि भारतीय सेना अब इस वक्त इस प्रकार के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। भारतीय सैन्य उपग्रह भी दुश्मन की हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और इसमें भारतीय सेना के साथ इसरो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। कारगिल युद्ध के समय मुझे याद आता है कि सड़कों पर युवाओं का हुजूम तिरंगे के साथ उमड़ पड़ता था अपने सैनिकों के सम्मान में और उनको सलामी देने के लिए। कैप्टन मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, ये कुछ ऐसे नाम मात्र हैं उन 527 जवानों में से जिनकी शहादत के उपरांत हमें यह विजय हासिल हुई। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नमन ऐसे वीर जवानों का और उनके परिवारजनों का जिनकी वजह से आज हम सुख चैन से यहाँ बैठकर बातें कर पा रहे हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा कि झुक कर सलाम करो उनका जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। जय हिंद की सेना।